हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 19th ऑफ मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो अच्छा, बिकॉज ऑफ होली दिल्ली एडिशन नहीं आ पाया, तो जिसके चलते हम लोग चेन्नई का एडिशन, ठीक है, चेन्नई वाला एडिशन जो है ना, वो उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली एडिशन आया ही नहीं है। ओके, चल। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज, इट्स अबाउट द पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा ऐसी पार्टी से रिलेटेड है जो कि उसकी इंडिपेंडेंस में उसका बहुत बड़ा रोल था। और अराउंड ये 150 ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है ना। सो हुआ क्या कि देखा जाए तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर कोई प्रेसिडेंट रहा है या फिर कोई उसको लीड कर रहा था उस पार्टी को, कोई ना कोई गांधी फैमिली से था। अगर गांधी फैमिली एब्सेंट थी तो उनका कोई ना कोई एक तरीके से पपेट बोल सकते हैं, पपेट था जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरी तरीके से रेगुलेट कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अब सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है एंड परफॉर्म भी अच्छा नहीं कर रही है। अभी रिसेंटली 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, तो एक स्टेट में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट और की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, वो तक गवा दी, पंजाब। उसके बाद यूपी की हम बात करें, आपके हम उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, गोवा में भी उन्होंने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी, ठीक है, कंपैरिजन टू दी लास्ट इलेक्शन के समय जो उन्होंने दिया था। मणिपुर में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो बिकॉज ऑफ दिस एक एक अलग ग्रुप बन गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ग्रुप तो बहुत पहले बन गया था, अराउंड 2020 में एक ग्रुप बन चुका था, जिसमें आपके गुलाम नबी आज़ाद थे, भूपेंद्र हुड्डा थे, आनंद शर्मा थे, तो जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं थोड़े से, वो एक अलग ग्रुप बना लिया उन्होंने। उनका मेन एजेंडा यही था कि भाई कांग्रेस को रिवाइव करना है, और कांग्रेस को रिवाइव करना है इसका मतलब ये है कि गांधी फैमिली का कम इंटरफेरेंस होना चाहिए। ओके, उसको G23 ग्रुप बोलते हैं, G23 लीडर्स जो कि कांग्रेस के अंदर ही हैं। अब हुआ क्या कि कल G23 के वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर गुलाम नबी आजाद कल मुलाकात करी उन्होंने सोनिया गांधी से, दी प्रेसिडेंट ऑफ यूपीए। एंड उनका यही कहना था कि एक ही तरीका है कि हम G23 और गांधी फैमिली एक लाइन पे आ सकते हैं। दैट इज के राहुल गांधी को अब लोकसभा का लीडर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट जो होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कोई नॉन गांधीयन मेंबर होगा, मतलब गांधी फैमिली से बिलोंग नहीं करता होगा। इस चीज पे अगर आप एग्री करते हो तो आगे ही चल के काम हो सकता है और कांग्रेस रिवाइव भी हो सकती है। यही चीज उन्होंने प्रपोजल जो है वो सोनिया गांधी के सामने रखा है, गुलाम नबी आजाद है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन कि इंडिया ना डिस्काउंटेड प्राइस पे, इंडिया को बहुत ऑयल मिल रहा है रशिया की तरफ से, बहुत ऑयल मिल रहा है क्योंकि सैंक्शंस लगा दिए यूरोपियन नेशंस ने, आपके यूएसए ने। तो अब रशिया से कोई ऑयल खरीद नहीं रहा, गैस खरीद नहीं रहा, तो रशिया की इकोनॉमी भी देखा जाए 40% ऑफ द इकोनॉमी रशिया की ऑयल और गैस पे चलती है। तो अब रशिया से अगर कोई खरीद नहीं रहा तो रशिया की इकोनॉमी में डाउनफॉल आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन नेशंस को टारगेट करना स्टार्ट किया रशिया ने, जिनको सही या जिनका न्यूट्रल स्टैंड है, या फिर जो यूएस के अगेंस्ट है, कि वो ऑयल हमसे खरीद लें डिस्काउंटेड प्राइस पर। और इंडिया भी उसमें है, इंडिया क्योंकि न्यूट्रल स्टैंड रखता है ना, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इन सब न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं। तो और इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है ऑयल का, नेचुरल गैस का बहुत सारा कंजम्पशन है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब हुआ क्या कि इंडिया ने डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यूएस के लॉ मेकर्स, यूएस के कांग्रेसमैन का बहुत, यूएस का भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया कि भाई इंडिया को रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए। अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो रशिया की लीडरशिप को फेवर करता है। लेकिन कल फाइनली इंडिया के तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है, एंड एक बहुत ऑफिशियल्स हैं, उनका ऑफिशियल्स अभी उन ऑफिशियल्स को पब्लिक नहीं किया गया है ना। सोर्स से पता लगा है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखो, बहुत सारे नेशंस अभी भी ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि इंडिया को नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन अभी भी वो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। इवन यूएस भी ऑयल खरीदता है रशिया से। तो आप जब ऑयल खरीद रहे हैं, तो आप जबकि अगेंस्ट हैं, तो हम तो न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं भाई, तो हम तो खरीद सकते हैं ना डिस्काउंटेड प्राइस पर, ठीक है। उनका सिंपल सा कहना है कि इस चीज को पॉलिटिसाइज मत करिए, और पॉलिटिसाइज मत करिए, और एनर्जी सेक्टर जो है इंडिया का, वो डिपेंडेंट है लार्ज इंपोर्ट्स पर।
तो आपके अगर कहने पर अगर हम ऑयल खरीदना बंद कर देंगे तो फिर तो हमारी कंट्री में डाउनफॉल आ जाएगा। सिंपल सा ये कहना है इंडिया का। मूविंग फर्दर, तो आज चेन्नई एडिशन है तो तमिलनाडु और चेन्नई का बहुत ज़्यादा दिया हुआ है तो वो हमें नहीं पढ़ना है, स्किप करना है। सो वी मूव टू दी स्टेट पेज। सो व्हाट हैपन, सो केरला में एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड उस कंस्ट्रक्शन के चलते 4 लोगों की डेथ हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द लैंडस्लाइड, कि लैंडस्लाइड होती क्यों है ना, व्हाट आर द मेन रीजन के लैंडस्लाइड हो जाती है और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। और लैंडस्लाइड ना सबसे ज़्यादा पता कहाँ होती है, इन दी माउंटेनियस रीजन्स में। हमने बहुत सुना है कि भाई कि अभी उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे कभी कभी रोक रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है, स्टेट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है बनाओ। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अगर आप बना रहे हो तो कंस्ट्रक्शन करेगा, कंस्ट्रक्शन कहाँ होगा, माउंटेनियस रीजन में होगा, माउंटेनियस रीजन्स में होगा तो डिफॉरेस्टेशन होगा। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो ट्रीज ने जो सॉइल्स को एक तरीके से इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो वो लूज सॉइल जो है लूज हो जाएगी। अगर सॉइल लूज हो जाएगी तो लैंडस्लाइड जो है वो बढ़ जाएंगे और बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बहुत लोगों की डेथ होती है। आप केदारनाथ वाली ट्रेजेडी जो हुई थी 2013 में, वो लैंडस्लाइड की वजह से हुआ था, है ना, कि डैम था, डैम से क्या हुआ, एक डैम को जो रोका हुआ था वो लैंडस्लाइड हो गया, जिसके चलते बहुत ज्यादा पानी फ्लो होने लगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन केरला में भी देखा जाए तो केरला केरला तो देखा जाए तो कोस्टल एरिया लगता है, और केरला में भी माउंटेनियस एरियाज हैं, तो वहां पर लैंडस्लाइड भी होती है। और एक ऐसे ही कंस्ट्रक्शन चल रहा था एंड इन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोची, और जिसके चलते वर्क साइट पर लैंडस्लाइड हुआ और 4 लोगों की डेथ हो गई, कोलैप्स हो गया। मूविंग फर्दर, क्या ये आज के पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो हुआ क्या, इंडिया देखा जाए तो इंडिया इज अ पेनिनसुला कंट्री। पेनिनसुला का मतलब है कि 3 साइड से कोई लैंड एरिया वाटर से घिरा हुआ हो, है ना। तो अब देखा जाए तो इंडिया ईस्ट से, साउथ से और आपका वेस्ट से वाटर से घिरा हुआ है, तो इंडिया इज अ पेनिनसुला नेशन। और देखा जाए तो इंडिया ना इंडियन ओशंस में बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है, इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर कोई चाइना को काउंटर कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके डोमिनेंस को कोई अपोज कर सकता है, तो वो इंडिया के लिए ऐसा नेशन है, एज अ बिग नेशन। अब देखा जाए तो ओशियंस आर ऑल्सो रिच ऑफ मिनरल्स, ओशियंस की भी स्टडी होनी चाहिए। तो एक मिनिस्ट्री है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का काम यही होता है कि भाई रिसर्च करना, अर्थ के बारे में जानना, अर्थ के अंदर क्या है, ओशन में क्या है। तो देखा जाए तो एक डीप सी मिशन स्टार्ट किया गया था बाय दिस मिनिस्ट्री, एंड डीप सी मिशन का यही काम था कि ओशियन के अंदर क्या क्या मिनरल्स होते हैं और इनसाइड द ओशन स्टडी करना, सिंपल सा काम था, ठीक है। मॉनसून पैटर्न को समझना, बहुत सारी चीजें जो हमारे की फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगी। अब हुआ क्या, इस चीज के लिए डीप सी मिशन के थ्रू इंडिया ने प्लान किया है कि वो 8 ओशन ग्लाइडर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ग्लाइडर्स क्या होता है, तो ग्लाइडर्स अगर आपने सुना होगा तो इट्स एन एयरक्राफ्ट विथ नो इंजन। लेकिन अब डीप सी ओशन ग्लाइडर्स का मतलब ये होता है कि भाई ओशन के अंदर वाले एयरक्राफ्ट, ठीक है। ड्रोन सुना है, तो भाई प्लेन के शेप में ड्रोन, तो उसको बोलते हैं फिर ग्लाइडर, ठीक है। और ओशन ग्लाइडर का मतलब हवा में नहीं जा रहा है, वो ओशन के अंदर है, ओशन के अंदर एक्सप्लोर कर रहा है। तो इट्स एन अनमैन्ड थिंग, अनमैन्ड एक तरीके से एयरक्राफ्ट बोल सकते हो, इट्स एन अनमैन्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट जिसमें विदाउट इंजन वो एक्सप्लोर करता है, रिव्यू करता है चीजों को। अब जैसे अगर कोई एयर ग्लाइडर है तो मतलब उसका मतलब है कि वो मैपिंग करने के लिए काम आता है, नेविगेशन के लिए काम आता है। अगर ओशन ग्लाइडर है तो ओशन की स्टडी करने के लिए काम आएगा, ओशंस के मिनरल्स को स्टडी करेगा, ओशंस को समझेगा, पैटर्न को समझेगा, मानसून पैटर्न को समझेगा, कैसे आपके हुरिकेन्स हो गए, आपके टाइफून्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, इन कंडीशनों को कैसे एलिमिनेट किया जाए उसको समझने की कोशिश करेगा। तो यही स्टडी की जा रही है, ओके। क्योंकि इंडिया इज इट्स वेरी वर्नेबल, इंडिया जो है, इंडिया कोस्टल रीजन जो है, इट्स वेरी वर्नेबल फॉर साइक्लोन एंड अदर स्टॉर्म्स।
तो इसी के चलते इंडिया को डीप सी स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के चलते इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं 8 डीप सी ओशन ग्लाइडर्स। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज टू लिटिल टू लेट, इसको अपन पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। द सेकंड वन इट्स अबाउट द हेल्पिंग अफगानिस्तान, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस द टू लिटिल टू लेट। अब ये है क्या, देखो, इन द मिड ऑफ 2020 एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ था, और वो क्वेश्चन ये था, क्योंकि वैक्सीन बन चुकी थी, और क्वेश्चन ये था कि जो जिन कंट्रीज ने वैक्सीन बना ली है, क्या वो अपने ही पॉपुलेशन के ऊपर फोकस करें, अपनी ही पॉपुलेशन को वो वैक्सीन दें, या फिर वो उन लोगों को भी वैक्सीन दें जो डेवलप्ड लीस्ट डेवलप्ड नेशन से बिलोंग करते हो, पुअर नेशन से बिलोंग करते हो, या उन नेशन से बिलोंग करते हो जहां वैक्सीन नहीं आ पा रही। तो देखा जाए तो मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी क्या, सारे नेशंस ने, इवन इंडिया ने भी यही प्रेफर किया कि हम लोग ना अपने नेशन पे फोकस करेंगे और अपने नेशन के लोगों को, रेसिडेंट्स को, सिटीजन्स को वैक्सीन देने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग अदर नेशंस को सप्लाई करेंगे अगर हमारे पास एक्सेस आता है। इसी के रिटेलिएशन में इंडिया ने एक काम अच्छा किया था। इंडिया ने बोला था, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, आपके रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया डब्ल्यूटीओ के सामने, और डब्ल्यूटीओ को यही बोला था कि देखो, अभी पेटेंट राइट्स नहीं मिलने चाहिए कोविड 19 की वैक्सीन पर। देखा जाए तो यूरोप जो है और यूएस जो है वो हमेशा से अगेंस्ट रहा है कि भाई आईपी लॉस को ना रिप्राइव नहीं करना चाहिए, पेटेंट राइट्स को अपील करना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद यूएस ने बोल दिया था, यूएस ने फेवर किया था कि ठीक है, पेटेंट राइट्स को वेव ऑफ कर देना चाहिए फ्रॉम दी, आपका पेटेंट राइट्स को वेव ऑफ कर देना चाहिए फ्रॉम दी कोविड 19 वैक्सीन। और फिर उसके थोड़े दिनों बाद यूरोपियन यूनियन भी एग्री कर गया। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि ठीक है आप कर दो, बट पेटेंट राइट्स को हम सिर्फ ओनली रिलैक्स करेंगे फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद फिर से पेटेंट राइट्स मिल जाएंगे उन लोगों को जिन्होंने वैक्सीन बनाई है। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि अब की सिचुएशन देखी जाए तो अब ना, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग, अब वैक्सीनेशन किसको लग रही है, 12 से 14 साल के लोगों को। मतलब इंडिया में ये है कि इंडिया में वैक्सीन की कमी नहीं है, इंडिया में वैक्सीन का सरप्लस है। इंडिया कोवैक्स के थ्रू, इंडिया मैत्री वैक्सीन के थ्रू, मैत्री वैक्सीन प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे वैक्सीन को सप्लाई कर रहा है अपने नेबरिंग नेशंस में और उन नेशंस में जहां पर वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही, स्पेसिफिकली अफ्रीकन नेशंस। तो जब इंडिया में सरप्लस है तो खुद सोचो, यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इन नेशंस में कितना सरप्लस होगा वैक्सीन का। तो ऑथर का यही कहना है कि देखो, ये स्टेप वेलकमिंग स्टेप है, बट बहुत लेट है। जब लाने की जरूरत थी तब लाई नहीं आप, अब लेके आ रहे हो जिसमें जिसमें अब एक तरीके से, अब अगर नहीं भी लाते तो भी बहुत सारे नेशंस सप्लाई करते। और ऑथर का ये कहना है कि ये जो चीज आया था ना, ये प्रपोजल आया था ना, ये इक्विटी की बेसिस पे आया था कि हम इक्विटी लेके आएंगे सारे नेशंस के अंदर, उन किसी नेशन को बेनिफिट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे है। लेकिन इक्विटी दिखी कहां, आपके पॉपुलेशन को पहले वैक्सीन लग गई, उसके बाद हमें लग रही है, तो इट्स नॉट एन इक्विटी। यही चीज यहां पर ऑथर ने एक्सप्लेन किया है। फिर आगे ऑथर ने यही चीज बोली है कि बहुत सारी इंटरनेशनल फैसिलिटीज हैं, जैसे कोवैक्स, हमें पता ही है कोवैक्स है, तो उनकी प्रॉब्लम्स अभी यही है कि भाई बहुत ज़्यादा सरप्लस वैक्सीन हो रही हैं, और इंडिया भी ना अपनी यंगर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर रहा है। तो अब यही कहना है कि ये चैलेंज 2 साल पहले था, अब नहीं है। अगर आप अब कर रहे हो तो अब ये लेस इंपॉर्टेंस रखता है, अगर आप पहले करते तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता। ठीक है। और ऑथर का ये कहना है कि आप ठीक है पेटेंट लॉ को वे ऑफ कर दो, लेकिन पेटेंट लॉ का वे ऑफ करने का तब ये फायदा होगा जिन कंपनीज ने वैक्सीन बनाई है वो कंपनीज ट्रेड सीक्रेट रिवील करें, फॉर्मूला रिवील करें। आपने ये तो बोल दिया पेटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला आप रिवील नहीं करवा रहे उनसे, तो फिर वैक्सीन बनेगी कैसे। हाँ, इंडिया में एक अलग तरीका है। इंडिया में थोड़ा सा पेटेंट राइट्स को इतना ज्यादा नहीं मिलता क्योंकि इंडिया अपन सोशलिज्म पर ज्यादा बिलीव करते हैं, स्पेसिफिकली इन दी मेडिकल एरिया, इन दी मेडिसिन एरिया। एंड एक कॉन्सेप्ट है इंडिया में, दैट इज अबाउट द कंपलसरी लाइसेंसिंग का। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है पब्लिक में और पेटेंट मिल रखा है, तो गवर्नमेंट परमिशन दे देता है कि भाई कंपलसरी लाइसेंसिंग है, आप बना सकते हो। पेटेंट कुछ समय के लिए वेव ऑफ कर दिया जाता है उसका। मूविंग फर्दर, हेल्पिंग अफगानिस्तान। सो इट्स अबाउट कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन था कि एक हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, एंड बाय दैट रेजोल्यूशन हम लोग अफगानिस्तान में जेंडर इक्वलिटी हो गया, विमेन और गर्ल्स को एम्पावर हो गया, और ह्यूमन राइट्स हो गया, और इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए काम करेंगे।
और रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें रशिया एब्सेंट था, और 17-0, ओके, 14-0 से ये रेजोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन इस रेजोल्यूशन में एक कमी दिखी, और वो कमी क्या थी? वो कमी थी कि तालिबान को लेकर कोई भी बात नहीं की गई, कोई भी बात नहीं की गई तालिबान को लेकर। हाँ, जरूर ये बोला है कि हम लोग तालिबान के और जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान में, उनको हम लेकर काम करेंगे, बट देर इज नो मेंशनिंग ऑफ तालिबान इन दिस रेजोल्यूशन। ओके, सो ऑथर का ये कहना है कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन बिगड़ रही है, क्या सिचुएशन है। उन्होंने बोला, खुद बोला, उन्होंने बोला तालिबान जब से आया है ना, तो उन्होंने बाहर कर दिया गर्ल्स को, विमेंस को, कि वो एजुकेशन और वर्क नहीं करेंगी रिस्पेक्टिवली। और वो लोग, उनका हॉलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स दी एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज। मतलब अगर कोई शिया भी है ना, तो उसके अगेंस्ट भी उनका हॉलिस्टिक अप्रोच है, वो लोग उसको अपने नेशन का नहीं मानते। फिर ऑथर का यही कहना है कि हाँ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो गवर्नमेंट है, तालिबान ग्रुप है, वो सुन्नी डोमिनेटेड ग्रुप है। तो जो अदर रिलीजन के लोग हैं और अदर सेक्शन के लोग हैं, वो दिक्कत में आते हैं। और ये भी देखा है सुन्नी के साथ साथ ना, जो सबसे डोमिनेंस रखता है अगर कोई रीजन वाले, कोई किसी रीजन के लोग, तो वो पश्तून रीजन के लोग हैं, पश्तून ट्राइब के लोग हैं। पश्तून ट्राइब बहुत डोमिनेट करता है तालिबान को। और एलिमेंट्री एजुकेशन अलाउड है गर्ल्स में, अभी कर दिया उन्होंने, पहले तो ये भी नहीं था। लेकिन ओल्डर गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन। फिर उन्होंने खुद बोला है कि कुछ सेक्टर्स को उन्होंने बार कर दिया, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, कि वहां पर जो वुमेन है वो काम नहीं करेंगे। इवन इन दी आपके सिर्फ हेल्थ सेक्टर और आपके एजुकेशन सेक्टर को छोड़कर सारे सेक्टर्स में वुमेन को अलाउड नहीं है कि वो काम कर सकती हैं, सिर्फ 2 सेक्टर को छोड़ के। ये चीज बताई गई। फिर ऑथर ने खुद बोला कि बिफोर द तालिबान, अफगानिस्तान का जो डोनेशन, अफगानिस्तान का जो एक तरीके देखा जाए, अफगानिस्तान का जो एक्सपेंडिचर था ना, वो डोनेशन के थ्रू आता था। 2/3 ऑफ दी एक्सपेंडिचर जो होता था, 2/3 ऑफ दी अफगानिस्तान गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो होता था बिफोर तालिबान, वो डोनेशन के थ्रू मिलता था अफगानिस्तान को। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये सारी चीजें के थ्रू मिलता था। लेकिन जब तालिबान टेक ओवर किया, बहुत सारा यूएस ने भी $9 बिलियन का अकाउंट फ्रीज कर दिया था। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना बंद कर दिया बहुत सारे नेशंस ने, डोनेशन देना बंद कर दिया। तो अब ना, और इकोनॉमिक कंडीशन जो है अफगानिस्तान की बहुत खराब हो चुकी है ना। तो ऑथर का फिर यही कहना है कि तालिबान ने बोला जरूर है, तालिबान रिक्वेस्ट किया है कि हमें असिस्टेंस देने, हमें आप असिस्टेंस दीजिए, बट उन्होंने ये चीज नहीं बोली कि हम पावर शेयर करेंगे। उन्होंने ये कभी नहीं बोला था, और ना ही वो पावर शेयर करने के उसमें भी हैं वो लोग, मतलब पावर शेयर नहीं करेंगे वो लोग, ये तो समझ में आ रहा है। फिर अफगानिस्तान का, फिर ऑथर ने फिर आगे यही बोलना स्टार्ट किया कि अगर अभी यूएन का ही खुद रिपोर्ट आई थी, यूएन की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने खुद बोला था कि अफगानिस्तान की 2% ऑफ द पॉपुलेशन के पास ही सफिशिएंट फूड है। सिर्फ 2% ऑफ द पॉपुलेशन के पास सफिशिएंट फूड है, बाकी पॉपुलेशन के पास सफिशिएंट फूड भी नहीं है। फिर ऑथर का यही कहना है कि बाई द मिड ऑफ 2022 30% ऑफ द इकोनॉमी जो है अफगानिस्तान की, वो श्रंक हो जाएगी। फिर आगे यही लिखा हुआ है कि यूएन को और मेजोरिटी ऑफ द नेशंस को, स्पेसिफिकली यूएस को, यहां पर यूएस अभी यूज नहीं किया गया वर्ड, लेकिन यूएस को भी यहां पर आना चाहिए, और जो उनकी गलती थी उन गलती को फिर से सुधारना चाहिए। ऐसे अफगानिस्तान को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था उन्हें। आज इस पे चाइना ने यूएस को काउंटर भी किया है इस बेसिस पर, ठीक है। तो ये चीज कहना है कि उनको आना चाहिए और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सारे नेशंस को, वेस्ट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब उनकी वजह से ही सिचुएशन खराब हुई है, तो वही सिचुएशन को सुधार रहे हैं। मूविंग फर्दर ऑन दी नेशनल न्यूज, सो ईरान के एम्बेसडर जो हैं वो अभी इंडिया में ही है। उनका ये कहना है कि देखो, बिकॉज ऑफ द यूएस ने सैंक्शंस लगाया था ईरान के ऊपर, तो इंडिया ना ऑयल खरीदना कम कर दिया था ईरान से। तो अगर हम बात करें 2019 में इंडिया और ईरान के बीच में $17 बिलियन का ट्रेड था, लेकिन 2020 में वो सिर्फ $2 बिलियन का ट्रेड रह गया, बिकॉज क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाया था ईरान के ऊपर कि ईरान से कोई ऑयल नहीं खरीदेगा, बिकॉज ऑफ द JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के चलते उन्होंने बैकआउट कर लिया था। अब ईरान का ये कहना है कि भाई अगर इंडिया रेडी है, तो हम इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटीज नीड्स को फुलफिल कर देंगे। और जरूरी नहीं है कि पैसा सिर्फ आपका पैसा जो ट्रेड वो डॉलर के बेसिस पे हो, बिल्कुल भी नहीं है। बार्टर सिस्टम करेंगे अपन, मतलब बार्टर सिस्टम का मतलब इंडिया और आपका जो ईरान की करेंसी है रियाल, उसमें ट्रेड करेंगे।
थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा। तो अब ये दिखा रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब एक ऐसा ग्रुप बन गया है, मतलब एक खुद सोचो, अब एक ऐसा कैसा वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है कि रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे नेशंस हो गए, ईरान हो गया। ये सारे नेशंस ना अब थोड़े से वेस्टर्न नेशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, और ये सारे नेशंस बहुत पावरफुल नेशंस हैं, जिसमें से देखा जाए तो तीन नेशंस तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर इवन इसराइल भी अब थोड़ा सा इंडिया की तरफ और रशिया की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन होता जा रहा है, इस ऑर्डर की तरफ इंक्लाइन होता जा रहा है। देखा जाए इसराइल को इंक्लूड कर दे तो 4 न्यूक्लियर नेशंस अभी एक एक साइड में है, और बाकी नेशंस 3 नेशंस जो हैं आपके साउथ, नॉर्थ कोरिया भी देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया भी इसी साइड आ जाएगा, रशिया के साइड आएगा। तो एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता हुआ दिख रहा है, और इन 5 5 20 ईयर्स ज्यादा बोल दिया, इन 2 to 3 years क्लियर हो जाएगा कि वर्ल्ड की सिचुएशन कैसे होने वाली है। और ये यूएन का जो यूएस का जो यूनिपोलर स्टैंड था, जो यूएस को बोलते थे यूएस बहुत सुपर पावर नेशन है, इकलौता सुपर पावर नेशन है, उसकी पोजीशन बहुत खतरे में दिखाई दे रही है। क्योंकि अब इंडिया भी नहीं झुक रहा है, इंडिया ने बोल दिया कि हम ऑयल खरीदेंगे डिस्काउंटेड प्राइस पर, आप हमें नहीं रोक सकते, हमारी इकोनॉमी श्रंक हो रही है। और अब ईरान ने भी डील दे दी है इंडिया को कि आप हमसे खरीदो, हम आपकी एनर्जी नीड जो है पूरी फुलफिल करेंगे। और यूएस का सबसे बड़ा अगर कोई चीज है जिससे लोग बोल सकते हैं कि भाई यूएस के बिना ट्रेड नहीं हो सकता, वो है डॉलर, उसकी करेंसी। लेकिन अब उन लोगों ने भी क्या कर दिया, अब ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढना स्टार्ट कर दिया, करेंसी स्वैप मेथड, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ, क्या हम लोग आपके आपकी करेंसी में एक्सेप्ट करेंगे पैसा। अब इस ईरान ने भी यही कर रहे हैं, इंडिया रियाल में ट्रेड करेंगे। अब उनका ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये बहुत अच्छा, देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप है ये अच्छी इकोनॉमी की, एक देखा जाए तो इकोनॉमी में एक अच्छा फिजिकल डेफिसिट जो आता है ना, ये ट्रेड डेफिसिट जो आता है, वो ट्रेड डेफिसिट को दूर कर सकता है। कैसा है, देखो जैसे कि मान के चलो ईरान ने अराउंड $1 बिलियन का ऑयल भेज दिया। अब वो $1 बिलियन उस दिन जो भी प्राइस रहेगा इंडियन रुपीज में ईरान के बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर इंडियन रुपी में ही इंडिया के बैंक में ही रहेगा। और ईरान का अकाउंट खोला जाएगा इंडिया के बैंक में, और उसमें $1 बिलियन डाल दिया जाएगा इंडियन रुपी के फॉर्म में। अब ईरान को अगर इंडिया से कुछ खरीदना है तो वो खरीद सकता है, ईरान चाहे तो $1 बिलियन खर्च कर सकता है, या फिर ईरान को लगता है कि नहीं मुझे $1 बिलियन नहीं बल्कि उससे ज्यादा खरीदना है, $2 बिलियन खरीदना है, तो वो क्या करेगा, $1 बिलियन तो उसके ऑलरेडी है, तो $1 बिलियन खर्च कर देगा। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो हमने खरीदा वो बराबर हो गया। अब ईरान जो है $1 बिलियन जो है इंडिया को देगा रियाल के फॉर्म में, और वो चीज एक ईरान के अकाउंट में, एक ईरान के बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का अकाउंट होगा। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है, ये उन्होंने बोला है कि दिस इज अ बार्टर लाइक मैकेनिज्म। मूविंग फर्दर, सो स्कॉट मॉरिसन, द प्रेसिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उनका ये कहना है कि हम इंडिया के साथ जो है अभी बात करेंगे, और बात करने के साथ साथ हम लोग बायलेटरल टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, बायलेटरल टाइज को और ज़्यादा डीपन करने वाले हैं। बाकी देखा जाए तो हमारे डिफेंस वाले सेक्टर्स में ऑलरेडी हमारे टाइज जो है स्ट्रेंथन है, क्योंकि 2020 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन करा था रेसिप्रोकल एक्सेस ऑफ मिलिट्री बेस फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। मतलब ऑस्ट्रेलिया की आर्मी इंडिया के बेस को यूज कर सकती है फॉर द लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, और इवन इंडियन आर्मी या इंडियन मिलिट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बेस को भी यूज कर सकती है फॉर द लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, वॉर में नहीं, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स में। और उसके साथ साथ अभी आपकी मालबार नेवल एक्सरसाइज हुई थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया का भी पार्ट नहीं था, लेकिन उसको पार्ट बनाया गया, और इंडिया होस्ट नेशन था इस मालबार एक्सरसाइज में। ओके, बाकी और भी बायलेटरल ट्रेड्स इंडिया के अच्छे रहे हैं। अभी ट्रेड को और ज्यादा, इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा इंडिया और यूएस के। मूविंग फर्दर, सो कल ना पार्लियामेंट कमेटी ने थोड़ा कंसर्न जारी किया। उनका कंसर्न ये था कि एसटी पैनल जो है, शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है, उसकी पैनल जो है वो 4 साल से फंक्शन ही नहीं कर रही है, 4 साल से उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी।
बल्कि उनको रिपोर्ट देनी चाहिए थी। उनको रिपोर्ट देनी चाहिए आंध्र प्रदेश में जो इंदिरा सागर पोलवरम प्रोजेक्ट है, उसके चलते क्या इम्पैक्ट पड़ा एसटीज़ के ऊपर, उसको लेकर अभी रिपोर्ट नहीं दी, बल्कि देनी चाहिए तो उनको 3 साल पहले ही। उसके बाद राउरकेला स्टील प्लांट की वजह से कितने एसटीज़ डिस्प्लेस्ड हुए हैं, कितने ट्राइबल्स डिस्प्लेस्ड हुए हैं, उसको लेकर उनको रिपोर्ट देनी चाहिए थी, लेकिन रिपोर्ट नहीं दी। तो यही कहना है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो अपना काम करना स्टार्ट करे। तो कंसर्न जारी किया है यहाँ पर पार्लियामेंट्री हाउसिंग कमेटी ने कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है काम नहीं कर रही है, वो फंक्शन ही नहीं कर रही है 4 साल से। उन्होंने 4 साल से कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है। मूविंग फर्दर on the national news. So what happened? Restart monitoring respiratory infections. So अभी आपके अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया में, चाइना में है, साउथ कोरिया में, इधर कोविड-19 केसेस बहुत ज़्यादा राइज़ होने लगे। कल ही हमने पढ़ा था कि अराउंड 6 लाख से भी ज़्यादा एक दिन में केस निकले हैं साउथ कोरिया में। इस चीज़ को एक एक डर पैदा हो गया एशियन नेशंस में, इवन इंडिया में भी। तो इंडिया ने अलर्ट कर दिया है, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप दोनों ने अलर्ट कर दिया अपने कोविड-19 के जो सर्ज हो रहे हैं, उसको लेकर। एंड उन्होंने खुद बोला है कि अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को फिर से मॉनिटर किया जाएगा। फिर से जो है टेस्टिंग फिर से स्टार्ट की जाएगी। फिर से वही स्केल से चलेगी टेस्टिंग। मूविंग फर्दर ऑन द वर्ल्ड न्यूज़। सो चाइना का यही कहना है, उनका देखो कल क्या हुआ, कल जी जिनपिंग की बात हुई यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से। तो जी जिनपिंग का यही कहना था कि देखो हाँ, हम कभी भी फेवर नहीं करते वॉर को, और यूक्रेन में जो हो रहा है उसको हम कभी फेवर नहीं करेंगे, है ना। हम कभी नहीं चाहते कि वॉर होनी चाहिए, फेवर नहीं, हम कभी भी नहीं चाहते कि वॉर होनी चाहिए, वॉर कोई सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन उनका यही कहना है, कि आप यूक्रेन में कंसर्न जता रहे हो, बट व्हाट अबाउट दी इराक में जो हो रहा है, व्हाट अबाउट अफगानिस्तान में जो डेथ हो रही है, व्हाट अबाउट सीरिया, ये तो आपकी वजह से हो रहा है ना। तो इस पे कोई रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं होता, इस पे क्यों सैंक्शंस नहीं लगाए जाते। तो चाइना का ये कहना है कि आप हिपोक्रेटिक स्टेप्स लेना बंद करो, है ना। आप हिपोक्रेसी मत दिखाओ कि मतलब एक जगह आप दिखा रहे हो कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप खुद गलती कर रहे हो, वही सेम गलती कर रहे हो दूसरी जगह। तो डोंट डू दिस। चाइना ने ये कंसर्न रेज किया है वेस्ट के अगेंस्ट, वेस्टर्न नेशंस और आपके यूएस के अगेंस्ट। उनका ये कहना है कि वेस्टर्न नेशंस अभी बहुत बोल रहे हैं, रशिया ने ये कर दिया, चाइना बहुत सपोर्ट कर रहा है, इंडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट के यूएस ने जो सीरिया में किया, व्हाट अबाउट यूएस की वजह से अफगानिस्तान में जो डेथ्स हो रही हैं, उन पर भी सैंक्शन लगाओ आप। ये चीज चाइना ने बोली है, अच्छी चीज बोली है, अच्छा स्टेटमेंट दिया है। मूविंग फर्दर, सो कल यूएन की एक एजेंसी है, उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी, दैट्स अबाउट दी हैप्पीएस्ट कंट्री को लेकर, है ना, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री को लेकर। तो अगेन इस बार फिर से फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री रही है, नंबर 1 रही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान से भी नीचे आ गई। पहले लास्ट ईयर 139th रैंक थी, अब इंडिया की रैंक 3 स्पॉट इंप्रूव हुई है, 136 रैंक है इंडिया की। ओके, सो पाकिस्तान की रैंक 121 है हैप्पीएस्ट नेशंस में। और लीस्ट हैप्पीएस्ट नेशन, ये नोट डाउन कर लेना, लीस्ट हैप्पीएस्ट नेशन जो है वो आपका अफगानिस्तान है। एंड सेकंड लास्ट पोजीशन जो है लेबनान की है। अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ द तालिबान रिजीम, लेबनान में बिकॉज क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है। ओके, सो अच्छा ये नोट डाउन कर लेना, लिख लेना एक जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।